चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कवि नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कव्वे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कव्वे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कवि नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कवि अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कवि जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कवि तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम चिड़िया से कहो मुझे एक प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कवि सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया एक प्लेट बिजली कवि को दे देती है और बिजली कवि खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कबूतर, एक अनार तुम ले जाओ और एक अनार मैं ले जाता हूँ। ऐसी तेज बारिश में तुम्हें न जाने ये अनार कहाँ से मिल जाते हैं। कबूतर, कल जल्दी आ जाना, हम दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोते के रास्ते में बिजली कवि बैठी हुई थी। अरे, इतनी तेज बारिश में ये पका हुआ लाल लाल अनार ये मोटी चोंच वाला कहाँ से ले आया? बिजली कवि हैरान होकर तोते को आवाज देती है। तोते, तोते भैया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। फिर चीकू तोता बिजली कवि के पास आता है। तोते भैया, क्या तुमने कभी ये काले बीज खाए हैं? नहीं कवि, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत मीठे और रसीले बीज हैं। लो लो तोते भैया, ये बीज तुम अपने घर ले जाओ।
फिर तोता बिजली कवि से वो काले बीज ले लेता है। शुक्रिया कवि बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है तोते भैया। मैं तो रोज ये मीठे और रसीले काले बीज खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा कुछ और खाने को मन है। तुम मुझे अपना ये अनार दे दो। तोता एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है। ऐसा करता हूँ, कवि को अनार दे देता हूँ। वैसे भी मैं तो रोज अनार खा खा कर तंग आ चुका हूँ। आज तो ये मैं रसीले बीज ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता अपना अनार बिजली कवि को दे देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तोते भैया, आप भी ये काले रसीले बीज लेकर चले जाओ, इससे पहले कि कोई पक्षी आपसे ये मजेदार रसीले बीज ना छीन ले। फिर तोता वो काले बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बिजली कवि भी अनार लेकर नदी की ओर चली जाती है। मैंने उस मोटी चोंच वाले को बेवकूफ बना दिया। कड़वे बीज देकर मीठा अनार ले लिया। इस पूरे जंगल में एक मैं ही चालाक हूँ। नदी पर बैठकर बिजली कवि अपनी पढ़ाई करती है और मजे मजे से वो अनार खाती है। अरे ये बीज तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी दे देता हूँ। फिर तोता वो बीज लेकर चिड़िया के पास जाता है। अरे चीकू भैया, ये काले बीज आप कहाँ से ले आए हैं? क्यों चिड़िया, क्या हुआ? क्या ये खाने लायक नहीं है? तोते भैया, ये बीज तो काले बीज हैं। ये बहुत कड़वे होते हैं और जहरीले भी। आप फेंक दो इन्हें बाहर। इसका मतलब चिड़िया बहन, उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया और मुझसे मीठा अनार छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरे दिन तोते का दोस्त जब कबूतर आता है तो वो उसे सारी बात बताता है। कबूतर यार, मुझे तो चिड़िया ने बताया कि वो बीज जहरीले हैं। तोते, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम वो काले बीज खा लेते तो क्या होता। उस काली कवि को भला मेरी क्या चिंता थी? उसे तो बस मेरा लाल पका हुआ अनार चाहिए था। कबूतर यार, मेरे पास एक प्लान है। फिर तोता कबूतर को अपना प्लान बताता है और वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। कल तो तोते से अनार छीन कर खा लिया था, आज कहाँ जाऊँ? हाँ, चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मुझे अपना आधा आम दे दो। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं अपना आम किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, अगर आम नहीं देना तो ना दो, इतनी बातें तो ना सुनाओ छोटी चिड़िया। तुम होगी गंदी काली कवि। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपना आम उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोता लाल मिर्ची को पानी में अच्छे से मिलाता है और कबूतर से कहता है। कबूतर, मैं चाहता हूँ और बिजली कवि को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ और तुम उसे ये लाल मिर्ची वाला गिलास दे देना। हाँ तोते, लेकिन ध्यान से, बिजली कवि को शक न हो। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो बिजली कवि को ढूंढ लेता है। अरे बिजली बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या तोते भैया, आज फिर तुम मेरे लिए मीठा अनार लाए हो? नहीं नहीं बिजली बहन, आज तो हम दोनों बहन भाई मीठा अनार का शरबत पियेंगे। क्या? लाल लाल अनार का शरबत? लेकिन वो कहाँ से? तुम चिंता क्यों करती हो? चलो मेरे साथ चलो। फिर बिजली कवि तोते के साथ उड़ती है। तोता बिजली कवि को अपने दोस्त कबूतर के पास ले जाता है। कबूतर यार, एक गिलास अनार का मुझे दो और एक मेरी बहन को। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी बहन को ऐसा अनार का शरबत दूंगा कि हमेशा याद रखेगी। फिर कबूतर एक गिलास में अनार का शरबत डालकर तोते को दे देता है और लाल मिर्ची वाला गिलास बिजली कवि को दे देता है। तोता अनार का जूस पीता है और बिजली कवि से कहता है। बिजली बहन, बहुत स्वादिष्ट है ये अनार का जूस। तुम भी जल्दी से एक ही सांस में पी लो। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि उस लाल मिर्ची वाले शरबत को एक दफा ही पूरा पी जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। पानी, पानी, ये तो लाल मिर्ची वाला पानी था। बचाओ, बचाओ। तोता और कबूतर तो हंसे जा रहे थे। कैसा लगा बिजली बहन ये अनार का शरबत? अब किसी पक्षी को उल्लू ना बनाना।
बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। पापा, आप शांत हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चीलती से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चीलती गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चीलती से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का भाभी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी। कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है।
किसी तरह वो दोनों कभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कप्पे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। यार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कप्पे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो। तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है। आओ कप्पे, मेरे साथ चलो, हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कौवे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कफे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ, जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कौवा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ, कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कौवा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था। चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है।
ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कव्वा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे कव्वे को कि तुम किसी से नहीं डरते। अब जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला ना कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। बादल कव्वा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कव्वे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल कव्वे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं कव्वे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कव्वे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल कव्वा और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ, और अब जाकर ये काला कव्वा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो। आप चलो, आप मेरे साथ चलो। हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कव्वे को ही दे दें। गंदा कव्वा, दुष्ट कव्वा, एक दिन रोगे, बहुत पछताओगे, देख लेना। फिर तोता मानो चिड़िया के साथ चला जाता है। बादल कव्वा आम के पेड़ से सारे आम तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। अरे बादलपति जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कितने सारे आम ले आए हो। जल्दी बताओ, कहाँ रखूं? बहुत भारी है। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इस आम को उस अलमारी पर रख दो। काले कव्वों ने कुछ चुरा कर, कुछ छीन कर और कुछ इकट्ठा करके अपने पूरे घर को अनाज से भरा हुआ था। तोते से छीन कर लाया हूँ ये आम। पति जी, बहुत अच्छा किया। वो मोटी चोंच वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। बादल जी, सुना है उस कबूतर की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, तुम चिंता ना करो, कल मैं वहीं जाऊंगा। अगले दिन बादल कव्वा एक थैला लेकर कबूतर के मकई के खेत में जाता है और वो जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ काले कव्वे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? हो, नहीं कंती आंखों वाले, ये मकई तो तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गुंडा कहीं का। फिर बादल कव्वा कबूतर को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंचों से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर को मारने के बाद बादल कव्वा मकई से भरा हुआ थैला उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ बिजली, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह नहीं बची है। अच्छा, पहले बताओ तो क्या है इसमें? इस थैले में मकई के भुट्टे हैं, अभी अभी कबूतर के खेत से लाया हूँ। वहाँ संदूक पर रख दो। फिर बादल कव्वा वो मकई से भरा हुआ थैला संदूक पर रख देता है। बिजली कभी प्यार से अपने पति से कहती है, बादल, ये जो 3 दिन पुराना अनाज है, ये तुम कल अपनी माँ को दे आना। हाँ ठीक है। और साथ ही बिजली कभी कहती है,
और मकई मेरी माँ को बहुत पसंद है। कल मैं जाकर अपनी माँ को मकई दे आऊंगी। ना ही मैं अपनी माँ को 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। ये सुनकर बिजली का भी चुप कर जाती है। मुझे अनाज भोजन जमा करने का बहुत शौक है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है। जरा देखो तो हर तरफ अनाज ही अनाज है। एक बूढ़ी चिड़िया कपो के दरवाजे पर आती है। बिजली का भी दरवाजा खोलती है। कभी बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए एक दाना दे दो। चले भाग बुढ़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी दाना नहीं है। बेटी काफी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, बस मुझे एक दाना ही दे दो। सुना नहीं, चल भाग यहाँ से। फिर बिजली का भी गुस्से में उस बूढ़ी चिड़िया को धक्का दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया दूर जाकर गिरती है। कभी याद रखना, ये दाना और भोजन ही तुझे लेकर डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चुरा कर अपने घर ले आता है। मानो चिड़िया शाम को दाना लेकर जब घर आती है तो रोने लगती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी। बिजली, ये भोजन अब मैं कहाँ रखूं? बादल जी, अब ये भोजन तुम कहाँ से लाए हो? ये भोजन मैं चिड़िया के घर से लाया हूँ। तुम रुको, मैं ये घोंसला उठाती हूँ और तुम यहाँ नीचे रख दो। फिर बिजली कौवी अपना घोंसला उठाती है और बादल कौवा भोजन वहाँ रख देता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में अब इतनी भी जगह ना थी कि वो अपना घोंसला रख सके। वो दोनों कौवे अपना घोंसला भोजन के ऊपर रखकर ही सो जाते हैं। बादल जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है। अब तो घर में ना बैठने को जगह है और ना ही खड़े होने को। हो, देखा ना बिजली, मैंने पूरे घर को अनाज से भर दिया है। वो दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है। कौवों का घर तो तेज हवा के कारण इधर उधर हिल रहा था। थोड़ी ही देर में उनका घर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कौवी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। बादल, बादल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोरी के नीचे। अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब बताओ कौवे कि ये आम किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? तोते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। तोता अपने आम उठाकर ले जाता है। फिर मानो चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना अनाज ले जाते हैं, लेकिन वो दोनों कौवे वही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कौवी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली कौवी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कौवी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं।
इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कॉफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती। चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है